क्या हो अगर कोई एक इंसान इतना अमीर हो कि उसकी दौलत बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी को भी बौना कर दे। नहीं, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है हैदराबाद के आखिरी निज़ाम की। तो जरा सोचिए इस बात पर। आज के जमाने में दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी यानी अमेरिकी इकोनॉमी का लगभग 2% किसी एक इंसान के पास, मतलब ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग में भी नहीं आता। पर इतिहास में एक शख्स ऐसा था जिसकी दौलत का अंदाजा सच में इसी पैमाने पर लगाया गया था। तो कितना? ये नंबर है $236 बिलियन। जी हाँ, आज की वैल्यू के हिसाब से 236 अरब डॉलर। ये वो आंकड़ा था जो टाइम मैगजीन ने 1937 में छापा था, जब उन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया था। और ये शख्स कौन थे? ये थे मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद रियासत के 7वें और आखिरी निज़ाम। एक ऐसा नाम जो आज भी बेहिसाब दौलत और एक गुजरे हुए ज़माने की शान और शौकत का दूसरा नाम है। उनकी अमीरी का आलम क्या था, इसका अंदाज़ा बस एक छोटी सी बात से लगाइए। दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक 185 कैरेट का जैकब डायमंड, पता है वो उसका क्या करते थे? अरे कुछ नहीं, बस एक मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। जी, कागजों को दबाने के लिए। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी उनकी जिंदगी की। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी दौलत आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस सल्तनत को देखना होगा जो उन्हें विरासत में मिली थी। एक ऐसी सल्तनत जो सही मायने में हीरो पर खड़ी थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि निज़ाम का मतलब क्या है। देखिए, ये कोई नाम नहीं था, ये एक टाइटल था, एक उपाधि। फारसी शब्द निज़ामुल मुल्क से बना, जिसका मतलब होता है रियासत का रखवाला या एडमिनिस्ट्रेटर। और यही टाइटल हैदराबाद के शासकों की पहचान बन गया। ये जो आसिफ जाही राजवंश था, इसने कोई 2-4 साल नहीं, पूरे 224 साल हुकूमत की। 1724 में इसकी नींव रखी गई और देखते ही देखते 18वीं सदी आते आते गोलकुंडा की मशहूर खदानों की बदौलत हैदराबाद पूरी दुनिया में हीरों का एकलौता सप्लायर बन गया। और फिर साल आया 1911, जब इस जबरदस्त विरासत की गद्दी संभाली हमारे कहानी के हीरो ने, 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने। मतलब जरा अंदाजा लगाइए इस रियासत की अमीरी का। इलाका कितना बड़ा, लगभग फ्रांस के बराबर। दौलत कहाँ से? 18वीं सदी में तो दुनिया भर में हीरे सिर्फ यहीं से जाते थे। उनके अपने खजाने में कहते हैं 100 मिलियन पाउंड का तो सिर्फ सोना चांदी था। और जवाहरात, उनकी कीमत 400 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा आंकी गई थी। और हाँ, वो 50 रोल्स रॉयस का जिक्र, वो तो बस दिखावे की चीजों में से एक थी। लेकिन रुकिए, निज़ाम की कहानी सिर्फ सोने, चांदी और हीरों की नहीं है। सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। वो एक दूर की सोचने वाले शासक थे, एक बिल्डर थे। तो आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने आज के हैदराबाद की शक्लो सूरत तय की। आज के मॉडर्न हैदराबाद की नींव उन्होंने ही रखी थी। आप देखिए, हैदराबाद हाई कोर्ट, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, और तो और भारत का पहला एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट, वो भी उन्होंने ही बनवाया। शहर को बाढ़ से बचाने के लिए उस्मान सागर जैसे बांध बनवाएं। कमाल की बात तो ये है कि हैदराबाद का अपना बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और अपनी खुद की करेंसी भी थी, उस्मानिया सिक्का। और काम सिर्फ ईंट और पत्थर तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने तालीम पर यानी एजुकेशन पर जबरदस्त जोर दिया। अपने बजट का सोचिए 11% हिस्सा वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते थे। उस जमाने में ये कोई छोटी बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलिंग को जरूरी और एकदम मुफ्त कर दिया। उनकी ये विरासत आज भी उस्मानिया नाम से हमारे बीच जिंदा है। जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो 1918 में बनी और आज भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। फिर है शानदार उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। और हाँ, भला मशहूर उस्मानिया बिस्किट को कौन भूल सकता है। वैसे इस बिस्किट के पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है। कहते हैं कि ये असल में हॉस्पिटल के मरीजों के लिए बनाया गया था, थोड़ा पौष्टिक, थोड़ा अलग। लेकिन हुआ ये कि निज़ाम साहब को इसका स्वाद इतना भा गया कि उन्होंने इसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। और आज देखिए, ये हैदराबाद की पहचान बन चुका है। पर जैसा कहते हैं, हर अच्छी चीज़ का एक अंत होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये हुकूमत हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। साल था 1947, भारत आज़ाद हो गया।
निजाम चाहते थे कि हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क बना रहे, लेकिन रियासत के अंदर हालात बिगड़ रहे थे। रज़ाकारों नाम का एक कट्टरपंथी ग्रुप ताकतवर हो रहा था, जिससे निजाम का कंट्रोल कमज़ोर पड़ने लगा। इसी माहौल में सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो नाम से एक मिलिट्री एक्शन लिया और सिर्फ 5 दिनों के अंदर हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। तो फिर मीर उस्मान अली खान को कैसे याद किया जाए? उनकी विरासत बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल एक सिक्के की तरह, जिसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो वो मॉडर्न सोच वाले इंसान थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और बांध बनवाए, यहाँ तक कि भूमिहीन किसानों को 14,000 एकड़ जमीन दान में दे दी। लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसे राजा थे जिनकी रियासत में कोई रोक-टोक नहीं थी। उन पर किसानों के दमन और भारी भरकम टैक्स लगाने के इल्जाम भी लगे। और ये सब तब, जब उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी निजी दौलत मौजूद थी। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि इतिहास उन्हें किस नज़र से देखें? एक ऐसे शासक के तौर पर जिसने अपने लोगों के लिए बड़े-बड़े काम किए, या फिर एक ऐसे बादशाह के तौर पर जो बदलते वक्त को पहचान नहीं पाया? शायद सच इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है, और उनकी ये कहानी हमें हमेशा इस विरोधाभास के बारे में सोचने पर मजबूर करती रहेगी।